क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब वाकई फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, झुंझला गए हैं? 90 दिन में 90 डील का वादा करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप 4 महीने बाद भी मुश्किल से 3-4 डील कर पाए, और वो भी पूरी तरह से नहीं। भारत जैसे बड़े बाजार पर हसरत भरी निगाहें रखने वाले ट्रंप को अब तक यहाँ एंट्री नहीं मिल पाई है। लेकिन इस डील की जिद इतनी कि वो कभी सोशल ट्रूथ पर बेतुके पोस्ट डाल देते हैं, तो कभी कैमरे के सामने बेतुके बयान। डील की जिद में ट्रंप इस हद तक आगे बढ़ गए कि पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठाकर शायद भारत पर डील करने का दबाव बनाने लगे। क्या ट्रंप की हरकतें भारत और अमेरिका के बीच 25 साल के गहरे रिश्ते में खटास पैदा कर सकती है, और वो भी महज चंद ट्रांजैक्शनल फायदे के लिए? ऐसे में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ट्रुथ सोशल पर भारत के लिए जो बातें कही हैं वो कम से कम ट्रुथ तो नहीं है। भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में साफ कर दिया है कि भारत पर निशाना साधना न सिर्फ गलत है बल्कि कथनी और करनी में फर्क भी उजागर करता है। ट्रंप ने भारत को धमकी दी है कि वो भारत पर और टैरिफ लगा सकते हैं क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और खुले बाजार में मुनाफा कमा रहा है। रूस के हमलों में यूक्रेन के नागरिक मर रहे हैं और भारत को इसकी परवाह नहीं। भारत ने विस्तार से ट्रंप के दावे का खंडन किया है और कहा है कि यूक्रेन संघर्ष के वक्त अमेरिका ने खुद भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें ना बढ़ें। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं और भारत को नसीहत दे रहे हैं। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही अमेरिका को कड़ा संदेश दे दिया है। पड़ोसी देशों के संगठन बिम्स्टेक में जयशंकर ने कहा है कि आज हमें कुछ देशों के वर्चस्व वाली दुनिया नहीं, न्यायपूर्ण ग्लोबल ऑर्डर चाहिए। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. साफ है कि भारत ट्रंप के दबाव में नहीं आने वाला। भारत अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना जानता है, लेकिन देश की विपक्षी पार्टियां ट्रंप के टैंट्रम का इस्तेमाल सरकार की नाकामी साबित करने के लिए कर रही हैं। धमकियां दी जा रही हैं, 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और लगातार जो फैसले ले रही है अमेरिका, उससे हमारा व्यापार संकट में होगा। ये विदेश नीति कहाँ कहीं विदेश घूमने तो नहीं गई हमारी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो अपने आप को बहुत मजबूत प्रधानमंत्री मानते, 56 इंच वाले, छाती वाले। ऐसे देश को प्रेसिडेंट ट्रंप इतने बार धमकी देता है, चिढ़ाता है, हमारी खिल्ली उड़ाता है, और हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ट्रंप के बारे में एक शब्द मुंह से निकालने को तैयार नहीं। विपक्षी पार्टियों के तेवर बता रहे हैं कि चाहे ट्रंप तथ्यहीन बातें ही क्यों ना करें, फिलहाल उनके बयान और एक्शन से भारत सरकार पर दबाव बढ़ता है। लेकिन सवाल यह है कि 25% टैरिफ और पेनल्टी के बाद और एफडीए पर बातचीत से पहले अनाप शनाप बयानबाजी ट्रंप क्यों कर रहे हैं? भारत पाकिस्तान युद्ध विराम को भी ट्रेड से जोड़ने वाले ट्रंप क्या वाकई ट्रेड को ट्रेड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं या जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह? जब भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है तो ट्रंप अब किस उम्मीद में है, और अमेरिका और भारत के रिश्तों समेत ग्लोबल ऑर्डर पर इसका क्या असर होगा? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान हैं। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत जी हैं, जो कि यूएस, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के देशों में रह चुके हैं। उनका लंबा अनुभव है। जेएनयू के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चेयरपर्सन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, जिनके पास जियो पॉलिटिक्स का काफ़ी गहरा अनुभव है।
नरेंद्र तनेजा साहब हैं जो कि जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं ही और ख़ास तौर से ऑयल सेक्टर पर बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। वही ऑयल सेक्टर जिसको लेकर ट्रंप साहब आजकल बड़ी नाराज चल रहे हैं भारत को लेकर के। एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह साहब हैं जो कि अमेरिका से जुड़े हैं हमारे साथ और इकोनॉमी और कैपिटल मार्केट पर सीधी नज़र रखते हैं। अच्छी बात यह है कि बड़ी तथ्यों के आधार पर बातें करते हैं। और आरती टिक्कू सिंह हैं जो कि दी न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार भी हैं और अमेरिका की नीतियों पर बड़ी खुलकर लिखती रही हैं। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में आरती टिक्कू सिंह आज आपसे करना चाहता हूँ। ट्रंप का ये बयान 4 दिन पहले आता है कि हम भारत पर 25% की ड्यूटी लगाएंगे और फिर कहा जाता है कि रूस से तेल खरीदते हैं तो हम पेनल्टी लगाएंगे। अब 4 दिन बीते भी नहीं थे कि बयान आता है कि हम ड्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। भारत रशिया से तेल खरीद करके यूक्रेन में लोगों को की जान जो जा रही उसको फंड कर रहा है। इस तरह के बयान यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सारे बयान आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि क्या ट्रंप हर हाल में डील को लेकर जिद पे अड़ गए हैं या फिर उनकी मंशा कुछ और है? हेलो आरती बताएं आप ही। हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। लक्ष्मण, बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप जो पिछले कई महीनों से जो कर रहे हैं खासकर इंडिया को लेकर, ये एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा मैं कहूंगी कि जो उन्होंने टैक्टिक्स अपनाए हैं इंडिया के लिए वो थोड़े अलग है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अगर आप देखें लगातार वो इंडिया पे प्रेशर बनाए रखे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ऑर्डिनरी जो वो टैरिफ वॉर्स चाइना के खिलाफ कर रहे थे या बाकी दुनिया के खिलाफ कर रहे थे। मुझे लगता है उससे कहीं ज्यादा कोई इशू है जिसकी खबर हमें नहीं है और पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन वजह कोई भी हो, प्रॉब्लम ये आज है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वो ऐसी बातें कर रहे हैं रशिया को लेकर जिसमें शायद वो खुद पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं है, क्योंकि खुद यूएस जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की जब से आए हैं उनकी पूरी कोशिश रही है कि वो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ पे, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक मुद्दा है रशिया से ऑयल खरीदने वाले पे, इस पे मैं डिटेल में जाऊंगा। लेकिन दो जो लाइन आपने कही ओपनिंग लाइन, मैं इस पे जरा रिएक्शन ले लूं अपने बाकी मेहमानों का कि जो कर रहे हैं ट्रंप वो एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं है और सिर्फ डील के लिए ऐसा करना सही नहीं लगता है कुछ और भी इनके मन में है जो हम लोग शायद नहीं जानते हैं। तो प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, उनके मन में क्या है शायद उनके अपने टीम के लोग भी नहीं जानते हैं, मैं कहूंगा। क्योंकि आप देखें पूरे विश्व में जिस तरह से उन्होंने इस तरह से टैरिफ बढ़ाए हैं, ब्राजील पर 50%, हमारे पड़ोस में म्यांमार में 40%, अपने दूसरे पड़ोसी कनाडा पर 35%। तो पहले तो ये कि उनका जो रवैया है, तौर तरीका है, वो केवल भारत के प्रति आक्रामक है ऐसा नहीं है, सभी के प्रति आक्रामक है। और उनको मुझे लगता है अपनी फ्रस्ट्रेशन उनकी जाहिर करता है कि जो जिस तरह से वो विश्व में नेतृत्व करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। वो 24 घंटे में यूक्रेन युद्ध बंद कराने की बात करते थे, अब 50 दिन की एक टारगेट दे चुके हैं, फिर 12 दिन का टारगेट दे चुके हैं और बार बार कह रहे हैं कि 5 युद्ध मैंने समाप्त करवाए हैं। तो मुझे लगता है उनका अपना विरोधाभास है अंदर का कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या कर पा रहे हैं। भारत अभी तक ये कह सकते हैं कि बचा हुआ था, अब ये निशाने पर आ गया है भारत भी, और उसके साथ बाकी सब देशों से भी ऐसी ही बात हो रही है। भारत ने काफी संयम का प्रदर्शन किया है अभी तक, और हाल ही में कल उन्होंने फिर भारत ने एक रिप्लाई तैयार किया और बताया तरीके से कि देखिए, आपने ही हमें प्रोत्साहित किया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेल के मूल्य हैं वो स्थिरता उसमें बनी रहे, इसलिए भारत को ये रशिया का ऑयल आयात करना चाहिए। हालांकि भारत के अपने कारण भी हैं उसको आयात करने के, और उसके साथ साथ यूरोप आज भारत से ज्यादा बड़ा व्यापार करता है रूस के साथ। तो ये अटपटी बातें कि पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा या वहां बहुत बड़े भंडार मिल गए हैं, इस तरह की बातें मुझे लगता है कि उनके अंदर का जो असमंजस है, जो परेशानी है,
वो दर्शाता दिखाता है है। भारत को। जी बिल्कुल, भारत को इनके अंदर का मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा स्वर्ण सिंह साहब, ये आपने एक बड़ा अच्छा लाइन दिया कि उनके अंदर का जो असमंजस है वो यहाँ पे दर्शाता है। एम्बेसडर त्रिगुणायत, आपका तो बड़ा लंबा अनुभव रहा है अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत करने का। हालांकि ट्रंप जैसे शायद राष्ट्राध्यक्ष से आपकी मुलाकात नहीं हुई हो, लेकिन आपकी रीडिंग क्या कहती है? ट्रम्प से मेरी मुलाकात जब हुई, जब मैं वहाँ ट्रेड कमिश्नर था, और उस वक्त वो अच्छा एक बिजनेसमैन ही थे, तो वो बड़ी अच्छा अच्छा। दूसरी तरह बातें करते थे रादर देन जैसे आज प्रेसिडेंट होकर करते हैं। लेकिन आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं, उनके बारे में कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन ये बात कि वो टैरिफ को एक टूल, एक वेपनाइजेशन की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये अनप्रेडिक्टेबल नहीं है। ये सबको पता है कि वो इसको जब भी चाहे तब यूज कर सकते हैं। वो इस बात का फायदा उठाते हैं कि वो एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, और सब लोग उस कंट्री में मार्केट में जाना चाहते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी के लिए हो या मार्केट एक्सेस के लिए हो, तो वो उस बात को यूज करते हैं। उनको एक कन्विंस भी इस तरह से है वो, कि जो सारी दुनिया है वो हमारा फायदा उठा रही है। अब मिसप्लेस्ड कन्विक्शंस का कोई इलाज नहीं हो सकता है, वो तो दिमाग में बढ़ जाता है, तो एक सिकनेस हो जाती है। तो मेरा मानना यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, देखिए पिछले टर्म में भी उन्होंने भारत के ऊपर, आपको याद होगा हार्ली डेविडसन के बारे में क्या किया था। उसके बाद उन्होंने जीएसटी बेनिफिट्स थे भारत को मिलते थे, वो हटा दिए, और टैक्स दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर में हायर टैक्सेस लगाए थे। इस बार उन्होंने शुरुआत ही इस बात से कही कि भारत एक टैरिफ किंग है। अब उनको ये तो पता है कि वो रशिया का वैसे तो कुछ नहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकते हैं। उनकी कोशिश थी कि प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, आज भी उनके जो स्पेशल एडवाइजर हैं वो वहां पर गए हुए हैं रशिया में, स्टीव विटकॉफ, तो उनकी ये कोशिश थी कि किसी तरह से पुतिन के साथ जो उनके रिश्ते हैं उनको करके वो ये युद्ध को खत्म करते हैं। आइडिया ये है कि सारे युद्ध को खत्म करने का श्रेय वो खुद ले लेते हैं। और अब ये भारत के साथ पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था छोटा सा, उसमें भी उन्होंने कैद लिया, और 30-32 बार मेरे ख्याल से वो इस बात को क्लेम कर चुके हैं, जबकि भारत ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरली डील करते हैं, और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे ये युद्ध खत्म हुआ। और हमारा युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, ना उनके लोगों के खिलाफ था। तो ये बात अब उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप उनको ये क्रेडिट क्यों नहीं लेने दे रहे हैं। आरती जी कह रही थी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो उन्होंने इस चीज को बड़ा पर्सनली लिया है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो जो कहीं से भी घुमा करके लाते हैं, तो वो ये सोचने लगते हैं कि भाई भारत जो है मेरी बात नहीं सुन रहा है, भारत बड़ा इंडिपेंडेंट है, और इनको किस तरह से लाया जाए अपने कब्जे में, ये आपका कहना है कि आपका कहना यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अंदर इस बात की टीस है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, भारत तो हमें क्रेडिट दे नहीं रहा है, भारत हमें नोबेल शांति पुरस्कार मिलने में आड़े आ रहा है, और इसी वजह से इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं भारत के साथ। ऐसा है क्या नरेंद्र तनेजा साहब? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है, पहली बात तो यह है कि उनका यह है कि भाई दुनिया की हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति हैं हम, और दूसरा उनका पर्सनल जो तरीका है वो ये है कि भाई जो मैं सोचता हूँ वही सही है। और जो दुनिया के तमाम देश उन्होंने देखा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर, सब लोग वहां पे गए हैं, कुछ हद तक जिसको हम लोग बोला जाए तो नतमस्तक हुए हैं। उनको वो अच्छा लगता है, उनका दरबार लगता है, टेलीविजन कैमरा ऑन होते हैं, वहां जाइए, नतमस्तक हो जाइए, उनकी तारीफ करिए, नोबेल प्राइज में भी नॉमिनेशन कर दे तो और भी अच्छा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो कुल मिला के उनका एक बहुत बड़ा ईगो है जो हिमालय से बड़ा है, उसको मसाज करिए। अब भारत की, हमारा क्या है कि ये हमारी डिप्लोमेटिक, हमारी कूटनीति की संस्कृति नहीं है। हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है उसमें विश्वास रखते हैं, पहले लाइन बोलते थे, अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत पुरानी सभ्यता है, हमारा दुनिया को देखने का अपना एक नजरिया है। अमेरिका हमारा बहुत अच्छा मित्र है, हम उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अमेरिका कहे कि उससे दोस्ती ना रखो, उससे ना रखो, तो हम दोस्ती को बंद कर देंगे। दूसरा, तथ्यों की जो वो बात करते हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं
जिस तरह की धमकी भरी भाषा का प्रयोग करते हैं, और जो तथ्य होते हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं होती। जो कल उनका ट्वीट था उसमें भी सच्चाई नहीं थी, आज जो ट्वीट है उसमें भी सच्चाई नहीं है। तो हम लोगों को भारत के अंदर जो ये माना जाता है, अगर आप राष्ट्राध्यक्ष हैं और इतनी बड़े देश के, जहां इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, जहां हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, पता नहीं क्या क्या है, वहां का राष्ट्रपति इस तरह बात करे तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता। तो कई दफे इसलिए हम लोग चुप्पी साध लेते हैं। हमारी संस्कृति में माना जाता है अगर ऐसी कोई बात तो चुप्पी साधो, वो भी एक जवाब देने का तरीका होता है। पर वो उस सोफिस्टिकेशन को समझ नहीं पाते। वो और ज्यादा जो है, कल आपने देखा हमारे यहाँ और मध्य रात्रि को सरकार का विदेश मंत्रालय का वक्तव्य आ गया, और वक्तव्य आप ध्यान से देखिए तो हमने तथ्यों की बात करी। आप तथ्यों का खंडन करिए ना कि ये तथ्य गलत है, आप रूस से सामान आज भी नहीं मंगाते, या यूरोपियन यूनियन कितना वहां से व्यापार रूस से करता है। और हकीकत ये है कि आज की तारीख में ना अमेरिका ने ना यूरोप ने, किसी भी देश ने रूस के ऑयल को सैंक्शन नहीं किया है। कोई भी मंगा, कोई सैंक्शन नहीं है तेल के ऊपर। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो कह रहे हैं भारत तेल खरीद रहा है। अब यूक्रेन के अंदर जो युद्ध हो रहा है, आप एक तरीके बिटवीन द लाइंस आप हमको दोष दे रहे हैं कि वहां लोग, अरे भैया यूरोप का युद्ध हो रहा है, आप बड़ी ताकतें हैं, आप लोग संभालिए ना, हम कहां से आ गए उसके बीच में। और आपने कल जाके ईरान में क्या किया था, जाकर के वहां पे जो आपने सबसे बड़े बम वहां पे डाल दिए थे जाकर के। और इतिहास आपका क्या रहा है मध्य पूर्व, क्या पूरी दुनिया के अंदर वो सबको पता है। लेकिन उनका सीधा ये है, मैं ये सब नहीं मानता। आप विकासशील देश हैं, आपको मेरी जरूरत है, आपको मेरी पूंजी चाहिए, आपको मेरी टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको चीन से बचाने के लिए मेरी दोस्ती चाहिए, इसलिए आपको ये बात मेरी माननी पड़ेगी, क्योंकि आप विकासशील अर्थव्यवस्था। वो भूल जा रहे हैं कि भारत विकासशील हो सकता है। भारत में कई आंतरिक जो हमारे अंदर जो है आर्थिक चुनौतियां हो सकती हैं, राजनीतिक भी हो सकती हैं, लेकिन स्वाभिमान और अस्मिता और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इससे कोई समझौता भारत नहीं करेगा। बिल्कुल, आपने ये एक जो बात कही वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फैक्चुअली आप कैसे गलत हो सकते हैं। अनुराग सिंह साहब, ये कहना कि रूस से भारत तेल खरीद रहा है, पहली बात युद्ध के बावजूद, तो जो तनेजा साहब ने कहा वो फैक्ट है कि रूस से तेल खरीदने पर कोई पाबंदी तो नहीं था। पाबंदी इस बात की थी कि कैप लगाया गया था कि उस कैप से ऊपर के दाम में आप नहीं खरीदेंगे, ताकि रूस को नाजायज़ फ़ायदा ना हो। और भारत उस कैप के तहत ही वो तेल खरीद रहा है। और नवंबर 2022 में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने खुद कहा था कि यूएस बड़ा खुश है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। मार्च 2024 में प्रेसिडेंट बाइडेन के एनर्जी एंड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइज़र ने भी कहा था कि ये भारत के इस रवैये से खुश है। अचानक से सारी चीजें बदल कैसे गई? लक्ष्मण जी, आपको सीनियर पैनल मेंबर्स को नमस्कार। देखिए लक्ष्मण जी, थोड़ा नजरिया मेरा पैनल के सब मेंबर्स से, और मैं बहुत दिनों से डिस्कशन सुन रहा हूं, थोड़ा अलग होगा। और हम तो मार्केट के मेंबर्स हैं, हमें तो डेटा और नंबर समझ आते हैं। मैं सिर्फ डेटा नंबर क्वेश्चन करूंगा, डिप्लोमेसी की समझ मेरी उतनी ज्यादा नहीं है, तो मैं सीनियर मेंबर्स पे रिलाई करूंगा। लक्ष्मण जी, आपने 2022 और 2023 के एग्जांपल्स दिए, तब बाइडेन सरकार थी। अब मैं अगर देखिए, सरकारें बदलती हैं, पॉलिसीज बदलती हैं। मैं अगर मनमोहन सरकार के सेक्रेटरीज और उनके मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स अभी लाके पूछूं मोदी गवर्नमेंट से कि देखिए जी, ये क्या आप कैसा कह रहे हैं, इंडिया में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो वो नहीं होगी, राइट। वो मेरी नासमझी है, वो उसमें अमेरिका की नासमझी नहीं है। गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं, सरकारों में जमीन आसमान का अंतर होता है, और ये यूएस में ही नहीं है, हर जगह है, इंडिया में भी है, राइट। तो मैंने ये एक मोटा मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देखिए पिछली सरकारों की बात, एक लाइन अनुराग जी, एक लाइन यहाँ पे मैं ऐड कर दूं मैं आपकी बात को कंटिन्यू रखूंगा कि ये एग्जाम्पल दिया, ठीक, आपने कहा सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बावजूद यूएस रशिया से तेल खरीदने पर आपने पाबंदी तो लगाई नहीं, जो आज हमें गुनहगार आप ठहरा रहे हैं। वो तो पाबंदी उसी समय का है जब कैप लगाया गया था, और उस कैप के तहत भारत खरीद रहा है। तो सरकार तो पहली बात तो डोमेस्टिक एक्सटर्नल पॉलिसीज दोनों बदलती हैं सरकारों से, लगा दी इन्होंने। देखिए ट्रम्प साहब की अप्रोच है अनकन्वेंशनल, और ये ग्लोबल लिबरल लेफ्ट की अप्रोच नहीं है। तो अगर हम मैक्रोन, कीर स्टार्मर, ऑस्ट्रेलियन पीएम, कैनेडियन पीएम, ये सब एक होते दिख रहे हैं कुछ पॉलिसीज पे, या पहले एंगेला मर्केल थी, ये राइट लीनिंग पॉलिटिक्स है, राइट। इनकी पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, एंड इट इज अनकन्वेंशनल, इट इज मोर डायरेक्ट,
ठीक है। तो ये एक राइट और लेफ्ट का फर्क है। तो हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी अगर हम उसका लेआउट देखें और ट्रम्प की अप्रोच भी देखें, तो देखिए इसमें अब किसी को कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि इनकी अप्रोच अनकन्वेंशनल है। ये एक पॉलिसी अनाउंसमेंट कोई जॉइंट सेक्रेटरी के थ्रू पेपर मूव करके नहीं करते, ये अपने ट्वीट से कर देते हैं। तो लेट अस एक्नॉलेज दैट इट्स अ पॉलिसी, राइट, एंड अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू इट। मेरा सवाल लक्ष्मण जी इधर आता है कि व्हाई इज इंडिया प्लेइंग अ विक्टिम हियर? इंडिया इज नॉट अ विक्टिम, राइट। और अगर आपने कॉन्शियस चॉइस ली है, देखिए डील कीजिए ना कीजिए, रिपीटेडली सेइंग इंडिया विल, भाई हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट देखेगा, राइट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये मैं ऑयल की बात से अलग हटना चाहता हूं बिकॉज दिस इज अ सिम्टम नॉट अ डिजीज। द पॉइंट इज पीछे बहुत सारी बातें हुई होंगी जिसमें ये सब रिफ्लेक्ट कर रहा है। मुझे नहीं लगता ऑयल में जो स्टैंड है ट्रम्प साहब का वो रीजनेबल है। वो इंडिया की बात उसमें सच है, वो गलत नहीं है बिल्कुल, राइट। लेकिन वो पूरा सच नहीं लक्ष्मण जी, वो ये है कि इंडिया इज, कम से कम इतना तो माना आपने कि ऑयल वाले मोर्चे पर इंडिया की बात ठीक है, ट्रम्प साहब की बात बहुत रीजनेबल नहीं है, क्योंकि वो फैक्ट्स हैं। लेकिन देखिए हर अखबार की तरह से मैं अगर सिर्फ अपने ही फैक्ट्स रखूं तो वो आधी बात होगी। आप 3 साल बाइडेन साहब के सरकार के दौरान में पहुंच जाइए, फ्री ट्रेड था, लेकिन इंडिया से अमेरिका के लिए तो फ्री ट्रेड था इंडिया के लिए, लेकिन यूएस अगर इंडिया कुछ भेजना चाहे तो कभी भी फ्री ट्रेड नहीं था, वो आज भी नहीं है। इंडिया के तकरीबन हर कंपोनेंट पे जिनको इंडिया रोकना चाहता है 150% के टैरिफ्स हैं। टेस्ला आपके यहाँ आज भी 70% टैरिफ देके लॉन्च हुई है, 70 राइट, वो भी जबकि बड़ा डिस्काउंट करके इंडिया ने किया है। हार्ली डेविडसन की चर्चा हुई, 150 से 70% कर दिया, ट्रम्प साहब ने तो 25 ही किया, तो क्या गलत हो गया? तो इंडिया इज नॉट अ विक्टिम हियर, राइट। इंडिया इज अ टैरिफिंग कंट्री, जो टैरिफ एज अ टूल इंडिया यूज करता है, और इंडिया नहीं तमाम डेवलपिंग कंट्रीज यूज करते हैं। अब ट्रम्प साहब की पॉलिसी सिर्फ देखिए, आप कीजिए, पुरानी सरकारों की पॉलिसी ये थी कि देखिए बाकी कंट्रीज करते रहे, हम यूएस कंज्यूमर को सबसे सस्ता सामान आने देंगे, तो वो कोई टैरिफ नहीं लगाता था। अब इन्होंने ये चेंज कर दिया, इन्होंने कहा कि आपको यूएस मार्केट का एक्सेस अगर चाहिए तो एक प्राइस देना पड़ेगा, फ्री ट्रेड नहीं, क्योंकि एक पॉइंट के बियॉन्ड यूएस के जॉब्स फिर वो बाहर शिफ्ट होते हैं गुड्स में और सर्विसेज में, अगर आप उनकी मैन पावर इंपोर्ट करते हैं, और इंडिया उसका बेनिफिशियरी रहा है। सो ये कुल मिला के लक्ष्मण जी ले ऑफ द लैंड है कि इंडिया इज स्टिल टैरिफिंग थिंग्स ऑन यूएस ऑन अ प्रोहिबिटिव रेट्स। ट्रम्प साहब ने सिर्फ 25% लगाए, गोल इसका सिर्फ इतना है। और जो मैं आंसर चाहता हूं, देखिए मैंने बहुत चर्चाएं सुनी है, ये रेड लाइन है, वो रेड लाइन है। मुझे रेड लाइन तो सब पता लग गई इंडिया की, मुझे ग्रीन लाइन नहीं समझ में आई कि ग्रीन लाइन कहां है। व्हाट वाज इंडिया ऑफरिंग व्हिच वाज ऑन द टेबल, ये चर्चा कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑनेस्ट आंसर इज इंडिया वाज नॉट विलिंग टू ऑफर एनीथिंग, एंड इफ दैट इज अ चॉइस तो उसमें कोई गलत नहीं है, मैं देश के साथ हूं एकदम उसमें, लेकिन फिर उसमें विक्टिम एक्ट करना नहीं चाहिए। हालांकि मैं इसमें पार्टी नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि इंडिया कुछ ओपन नहीं करना चाहता है। इंडिया ने बहुत सारे सेक्टर को ओपन करने पे सहमति दी है। जो फ्रेमवर्क बना था उस फ्रेमवर्क पे यूएस का अधिकारी, भारत का अधिकारी आपस में मिल बैठ के सहमति जताए थे, तब गए थे। और ट्रम्प साहब वहाँ पे जा करके ऑब्जेक्शन करे तो अलग बात है, लेकिन उस पर मैं नहीं आपको काउंटर करूँगा। हमारे कई सारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं, उनसे मैं कहूँगा कि इसको देखें। 3 बातें आपने कही, इंडिया अपने आप को विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहा है, टैरिफ किंग तो है आपका मानना है, और ग्रीन लाइन क्या है, रेड लाइन तो आपने बता दी। इन तीनों का जवाब अपने बाकी के 4 पैनलिस्ट से लूंगा। शुरुआत करता हूं आरती टिक्कू सिंह। लक्ष्मण जी, इनफैक्ट मैं अनुराग के साथ बहुत ज्यादा डिसएग्री नहीं करती हूँ। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि इंडिया, अच्छा, मुझे लगा कि आप बोले कि मैं डिसएग्री करती हूँ। नहीं, मैं बहुत ज्यादा डिसएग्री नहीं करती हूँ उनके साथ। मैं हमेशा से ये कहती आ रही हूँ कि ट्रम्प का मैंडेट था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये इसमें मैं हमेशा कंसिस्टेंट रही हूँ, और मैंने ये कहा है कि टैरिफ पे तो झगड़ा होना ही था और वो हुआ। लेकिन मेरा इसमें सिर्फ इतना डिसएग्रीमेंट है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया को कंटिन्यूअली वो ह्यूमिलेट करे अलग अलग तरीकों से, सिर्फ टैरिफ। इसीलिए मैंने शुरू में ही जो ओपनिंग लाइन दी थी, ये सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है और ये ट्रेड की बात नहीं है। अगर आप देखें इलीगल इमिग्रेंट्स जो है, जिस तरह से उनको वापस भेजा गया, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सिर्फ इंडिया के ही इलीगल इमिग्रेंट्स
जाते हैं, लेकिन जब हैंड कफ करके भेजे गए और जिस तरह से भेजे गए वो एक ह्यूमिलेशन था। दूसरी बात, इंडिया पाकिस्तान के वॉर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार ये कहना, बार बार ये कहना कि सीज फायर उन्होंने कराया और वो क्रेडिट लगातार ले रहे हैं इस बात का। वैसे ही उन्होंने, अगर आप पिछले 5-6 महीने में देखें, डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले टर्म में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनके लिए हाउडी मोदी, आपको याद होगा ह्यूस्टन में इतना बड़ा इवेंट हुआ, प्रेसिडेंट ट्रंप और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पर्सनल रेपो की बातें होती थी, और उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार ह्यूस्टन में जाके बोला, फिर अहमदाबाद में इतना बड़ा इवेंट और इतना बहुत जबरदस्त उनको जो वेलकम मिला ट्रंप को इंडिया में, वो भी एक ऐतिहासिक था। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ है कि लगातार पिछले 5 महीने से 6 महीने से वो लगातार इंडिया के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये नॉर्मल है, जबकि वो बहुत, आप ये आपके बड़े सारे पैनलिस्ट यही कहते आ रहे हैं कि उनका रवैया ही ऐसा है उनका, लेकिन पिछली बार हमने देखा कि उनका रिलेशनशिप जो था इंडिया के साथ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, वो बहुत अच्छा था। तो इस बार क्या हो गया? ऐसा तो नहीं था कि पिछले टर्म में टैरिफ का इशू नहीं था, पिछले टर्म में भी अगर आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप का लगातार जो टैरिफ्स को लेकर इशू था वो था, लेकिन इस बार एडिशनल चीजें होती आ रही है और इसलिए नॉर्मल और एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं है। तो अनुराग के साथ में इस बात मैं सहमत हूं कि हाँ, जहां तक रशिया की बात आती है, प्रेसिडेंट ट्रंप खुद रशिया के साथ वो बिजनेस करना चाहते हैं, डील्स करना चाहते हैं, और ये वाला मुद्दा बिल्कुल इनफैक्ट जब वो अपनी कैंपेन भी कर रहे थे उस वक्त तो ये था ही नहीं, इंडिया का इशू ही नहीं था उनकी कैंपेन में। अब लेकिन पिछले 5-6 महीने से वो यूक्रेन को लेकर आए हैं, जबकि ये इशू नहीं था। वैसे ही जो पाकिस्तान को इतना बढ़ावा दिया, या चाइना के साथ भी वो बहुत रिस्ट्रेंट होकर चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को तो रिवॉर्ड दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और भारत के साथ जो है सो जिस तरह के कुछ हुआ है 5 महीने में, 2 चीजें हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, 2 चीजें कि आखिर 5 महीने में आखिर क्या ऐसा हो गया। ये ऐसा नहीं कोई स्वभाव ट्रंप का ऐसा है, ऐसा कहना पता नहीं कितना सही होगा। और दूसरा, जो अनुराग जी ने इससे पहले के पैनलिस्ट ने कहा कि इंडिया विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले अपने पहले कार्यकाल में अपनी नीतियों को बढ़ाने की कोशिश की, और ये दोबारा से समर्थन जो मिला है उन नीतियों का समर्थन है ये, उसमें आप देखें कि एक तरह से वहां की संसद पर हमला कराने का भी एक उनका इसमें इनिशिएटिव था तब। तो उनको लगता है उनके तौर तरीके अमेरिका के लोगों को पसंद है। हालांकि ट्रंप को ना तो आप दक्षिणपंथी माने, ना उनको वामपंथी मानिए, ना उदारपंथी, वो ट्रंपपंथी हैं। इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, इस तरह से दूसरे राष्ट्रों को डेडलाइन देने को, इस तरह से धमकी देने का कोई तौर तरीका नहीं अपनाया है। तो ट्रंप अपने आप में अजूबा है, एक अलग तरह के नेता हैं, और उसके चलते सभी राष्ट्र कोशिश कर रहे हैं कि उनसे किस तरह से तालमेल लगातार बनाया जा सके, क्योंकि वो सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, सबसे बड़े इंपोर्ट करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपोर्टिंग नेशन है इन दैट सेंस, टेक्नोलॉजी में आगे हैं। दूसरी बात कि भारत और अमेरिका को एक बराबर करके टैरिफ के तरीके से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि शुरू से ही जिस तरह से व्यापार को लेकर मूल्य और अरेंजमेंट प्रबंधन बने हैं, उसमें ये समझना जरूरी है कि कौन कम विकसित है, कौन विकासशील है, कौन विकसित देश है। उस हिसाब से प्रतिस्पर्धा में अमेरिका और भारत इस वक्त अलग हैं। उसी के चलते टैरिफ तय होते हैं, किस तरह से किसके कितने टैरिफ होंगे, और भारत लगातार कोशिश करता है कि जो उनके लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जो उनके माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, वो कंपटीशन में खत्म हो जाए, उनको बचाना हमारा भारत की जिम्मेदारी है। तो आज मुझे लगता है ये 6 महीने जो दूसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति ट्रंप के हैं, उसमें भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, जो तालमेल है, वो जो एक मौलिक मूल्यों पर आधारित था, सामरिक हितों पर आधारित था, उससे हटकर अब व्यावसायिक और व्यावहारिक तरीके से रिश्ते बनते जा रहे हैं। और ऐसा एक सवाल ये भी है कि
हाँ, अब ये है कि ये जो नए रिश्ते बनते जा रहे हैं वो 25 साल के रिश्ते पर किस तरह से असर डालेंगे, इस पर मैं पूछूंगा अपने मेहमानों से सवाल। लेकिन आपने एक जो बात कही, जो अनुराग जी कह रहे थे विक्टिम कार्ड भारत क्यों खेल रहा है, तो उसका जवाब आपने दिया कि दो देशों के बीच जब भी ट्रेड डील होती है तो ये देखा जाता है कौन देश कितना विकसित है, कौन विकासशील है। दोनों देश एक साथ बराबर होकर ट्रेड डील नहीं कर सकते, क्योंकि भारत अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा। अनुराग सिंह, कुछ इसमें ऐड करेंगे आप? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, फिर ये नजरिया, या तो हम तीसरी चौथी इकोनॉमी बन लें या फिर हम गरीबी बन लें। मुझे ये समझ नहीं, हम कहीं इधर बैठ जाते हैं, कभी उधर बैठ जाते हैं। सेकंड पॉइंट इज, इफ द अदर कंट्री सेइंग कि मैं आपको अपने मार्केट का एक्सेस फ्री में नहीं दूंगा, तो ये उनका भी तो राइट है ना। व्हाई आर वी जस्ट ट्राइंग टू टीच अमेरिका कि आप गलत हैं? हम अपने आप को सुदृढ़ बनाएं और सक्षम बनाएं। इतना बड़ा इंडिया के लिए भी ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है, जीडीपी पे 0.2 का फर्क आएगा, इंडिया कहीं और बेच लेगा सामान। देखिए, कुल मिला के ट्रम्प साहब का ये कहना है, इंडिया नीड्स टू फाइंड अ वे कि वो 40 बिलियन का डेफिसिट कैसे पूरा हो। अब या तो इंडिया कुछ खरीद ले। लक्ष्मण जी, अगर अब क्योंकि मेरे को मौका है तो मैं 2-3 बातें और रख दूं ताकि फिर वो पैनल पे आप सवाल वो पूछ लें। मैं अभी एम्बेसडर त्रिगुणाय जी के पास और तनेजा जी के पास जाऊंगा। हाँ, बताइए। हाँ, बट मैं प्लीज सवाल रख दूं। एग्री डेयरी नहीं करना, रेड लाइन तो मैंने बहुत सुनी है। देखिए, रेड लाइन की एंड ही नहीं है। लग्जरी गुड्स मैंने आपको बता दिया, लिकर पे 150% के टैरिफ हैं, टेस्ला पे, कार्स पे, सब पे 100-150 टैरिफ आते हैं। एफडीआई रिटेल हम ओपन करेंगे नहीं, डोमेस्टिक के लिए रखेंगे। तो मास मार्केट ओपन नहीं है, लग्जरी मार्केट ओपन नहीं है, एग्री ओपन नहीं है, और डिफेंस के प्लेन भी नहीं खरीदेंगे, वो भी यूरोप से खरीदेंगे। तो व्हाट इज इट दैट इंडिया इज ब्रिंगिंग ऑन द टेबल? वो कुछ नहीं है, नहीं, और उसके बिना फिर डील नहीं होगी। तो बी हैप्पी विद दैट, मैं उससे खुश हूं। देखिए, अगर स्वाभिमानी होना भी ठीक बात है, लेकिन फिर उसको मैं विक्टिम मेंटेलिटी से अलाइन नहीं कर पाता हूं कि नहीं, हमें आपके मार्केट का एक्सेस भी चाहिए। और बाय द वे, रिश्तों को ना बिगाड़े आपके जो पूरा सर्विसेज, पूरी एजुकेशन लेने जो लोग जाते हैं, इवन डिप्लोमेट जो वहां पे यूएस में चर्चा करने जा रहे हैं, उनके बच्चे भी तो यहीं बैठे हैं। तो इतने रिश्ते ना बिगाड़ें कि सब खराब हो जाए सबके लिए। लक्ष्मण जी, ठीक है। एम्बेसडर त्रिगुणाथ साहब, सबसे पहले आप, जो अभी अनुराग जी कह रहे थे कि ठीक है, आप अपना बाजार नहीं खोलना चाहते तो मत खोलिए, लेकिन दूसरा अपना बाजार बचा रहा है, अपने बाजार को डेवलप कर रहा है, तो फिर शिकायत मत करिए। और दूसरी चीज़ कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम विकसित देश होने जा रहे हैं जी, चौथी बड़ी इकॉनमी होते जा रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं नहीं जी, विकासशील देश हम बराबरी नहीं कर सकते। तो दोनों तो नहीं चलेगा। विकास, अनुराग जी का ऐसा कहना है। देखिए लक्ष्मण जी, मैं अनुराग जी की बात को अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है यहाँ पे? विक्टिम कार्ड तो खेल रहे हैं अमेरिका। प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि सारी दुनिया मेरा फायदा उठा रही है, तो उन्होंने, हम थोड़ी विक्टिम कार्ड कह रहे हैं। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि भाई, आपके साथ जब डिस्कशन हो रहा है ट्रेड डील का, तो जब तक ट्रेड डील कंक्लूड नहीं होती है, आप ही ने डिले किया। 6 जुलाई को तैयार हो गया था सारा खांचा, प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास गया, उन्होंने कहा नहीं मुझे पसंद नहीं है, फिर जाओ। आपने 1 अगस्त तक का टाइम दिया, और उसके बाद आपकी टीम आती है 25-26 अगस्त को। इस बीच में आप 4 या 5 तरह की स्टेटमेंट देकर के रशियन एंगल भी ले आते हैं। तो भारत क्या कर रहा है इस वक्त? भारत ये नहीं कह रहा है कि मत करिए, करिए, आपकी मर्जी है, आपके 25% करिए, क्या 100% कर दीजिए, वो उनकी जिम्मेदारी है, उनका देश है, अपना मार्केट है, जो मर्जी करें, हम उस पर नहीं फोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपसे कहते हैं कि आप ऑयल खरीद रहे हैं, पहले तो आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं खुद। वो हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड जो एक अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का है हमेशा से, उसको तो कॉल आउट कर सकते हैं ना आप। उसमें तो कोई विक्टिम कार्ड नहीं है। और मैं समझता हूँ यही भारत ने कहा भी है कि देखिए, आप हमसे कह रहे हैं कि आप ऑयल खरीद रहे हैं, और भारत आज की डेट में अगर वहां से ऑयल ला रहा था, उस ऑयल को प्रोसेस कर रहा था, अमेरिका में लार्जेस्ट डीजल सप्लायर हो गया, उनका फायदा नहीं हुआ उससे क्या? आप अमेरिका रशिया के साथ में यूरेनियम और मिनरल्स के लिए आपने सैंक्शंस के बीच में से हटा दिया उसको। आप रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो आप जो दूसरे कंट्रीज हैं, अब आप कह रहे हैं डी डॉलराइजेशन, पहले आप वेपनाइजेशन करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। सारी दुनिया जो है वो घबरा जाती है कि भाई इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का क्या होगा आगे, हमारी भी हो। मैं फ्रेंच एक यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन से बात कर रहा था, फ्रेंच मैन, ही सेड वी आर सो स्कैर्ड दैट टुमारो आवर मनी विल बी टेकन अवे। तो सारी दुनिया में ये है, तो हर एक कंट्री चाहता है कि अपने आप को हम सुदृढ़ रखें। मुझे जो लगता है कि ये सारी जो इस तरह की अपस्टार्ट काइंड ऑफ बातें हैं, अब उनको सबको ये दिखने लग गया है कि ये चौथे दर्जे पे है, आजकल को तीसरे दर्जे पे इंडिया आ जाएगा, इसकी रेजिलियंस है, इसकी मार्केट है, इसका वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बन रहा है। तो दे थिंक
इन देयर माइंड डीप स्टेट में, और ये बाद में पता लगेगा कि भारत कहीं दूसरा चाइना ना बन जाए, क्योंकि उनको एक चाइना से अभी खतरा इतना ज्यादा है, तो इकोनॉमिकली आपको स्ट्रांग नहीं होने देना चाहते हैं। ये भी एक बात है, उसके लिए हमें करना पड़ेगा अपने आप को। हालांकि इस चीज़ और जोड़ दो, चूंकि आपने क्रूड ऑयल की बात की थी, तो मैं डेटा देख रहा था कि मार्च 2022 में जब बात उठी थी कि अब रशिया के ऑयल कोई नहीं खरीदेगा, तो $137 प्रति बैरल दाम पहुंच गए थे क्रूड ऑयल को। और अभी ये माना जा रहा है कि अभी अगर रोक दे भारत खरीदना तो ये करीब $200 को भी पार कर सकता है। तो ये एक खतरा है, जो दाम बढ़ेगा तो सिर्फ भारत के लिए नहीं बढ़ेगा, पूरी दुनिया के लिए बढ़ेगा, और फिर क्या असर पड़ेगा हम आप सब अच्छी तरह जानते हैं। नरेंद्र तनेजा साहब, एक सवाल का जवाब नहीं मिला जो पूछा गया बार बार अनुराग सिंह साहब के। रेड लाइन तो भारत ने बता दिया, ग्रीन लाइन क्या है तो बताइए। नहीं, देखिए अनुराग जी को मैं सुन रहा था, एक तो मुझे समझ में नहीं आया विक्टिम कार्ड भारत में कौन खेल रहा है। मैं दिल्ली में रहता हूं, रोज मंत्रियों से भी मिलता हूं, सचिवों से भी मिलता हूं, विदेश मंत्रालय में मिलता हूं, यहां तो कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा। इनके पास अमेरिका में कहां से खबर पहुंची है, हमको भी जरा जानकारी दे दें। कनाडा को भी परेशान है, यूरोपियन यूनियन भी परेशान है, ब्रिटेन भी परेशान है, जापान भी परेशान है, ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है, ताइवान तक परेशान है। क्या सब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? देखिए सुनिए, प्रश्न बात का है कि अगर उनको ट्रेड से लेकर के जो ट्रेड डील हो रही है या बातचीत हो रही है उस पर परेशानी है तो उस पर ट्वीट करें ना, मुद्दे पे आए। उसकी जगह आप क्या बोल रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी इज डेड। अगर आप जिंदा हैं और आपको कोई ये बढ़ गए कि अनुराग जी आप मर गए, कैसा लगेगा? 140 करोड़ लोगों को आपने बोल दिया आप मर गए हैं, यूर डेड इकोनॉमी। अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ मैं भी, मुझे पता है। तो इसलिए देखिए, मैं समझता हूं ट्रंप साहब को वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हर एक का अपना अपना विचार होता है और हर विचार का सम्मान। लेकिन आप ये भी साथ में मानिए कि ये ट्रंप साहब से खाली कोई शिकायत एक दो देश को नहीं है, पूरी दुनिया को है। और स्वयं अमेरिका के अंदर बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े सीईओज, उनको भी है। तो ये हमको देखना पड़ेगा। तो स्वीपिंग वो देना कि नहीं साहब वो विक्टिम कार्ड वो ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं वो तो बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड की बात करते, ऐसा नहीं है। अगर भारत से उनको कुछ है तो बताएं क्या मुद्दा है। मुद्दे की तो बात नहीं कर रहे। रशियन ऑयल सैंक्शन नहीं है अमेरिका, पहले उसको सैंक्शन कर दें, फिर भारत को बोले कि भैया आप क्यों लेते हैं, तो क्यों नहीं सैंक्शन करते। उनको पता है अगर उन्होंने रशियन ऑयल सैंक्शन कर दिया तो तेल की कीमत $200 पहुंच जाएगी। और सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता कौन है? अमेरिका है। सबसे ज्यादा सेकंड सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है? अमेरिका है। और वहां पर महंगाई इन्फ्लेशन कहां पे होगा? अमेरिका में होगी। सबसे ज्यादा कौन परेशान होगा? उनका वोटर होगा। इसलिए नहीं कर रहे। आपने कहा कि सरकारें बदलती है तो नीतियां बदलती हैं। हमारी 30 साल से अमेरिका से जो रिलेशनशिप है स्ट्रेटेजिक, तमाम सरकारें आई, तरह तरह के रंग की सरकारें आई, पर भारत उसको हमेशा आगे बढ़ाता रहा है, क्योंकि जो वो इंस्टीट्यूशनलाइज रिलेशनशिप है। और खुशी की बात यह है कि अभी तक उसको कोई चोट नहीं पहुंची है। भारत की कोशिश है कि उसको चोट ना पहुंचे। बहुत ही मैच्योर कंट्री है भारत, और हमारी लीडरशिप भी मैच्योर है। तो हमारा ये सिर्फ कहना है कि अगर ये कहना है कि ट्रम्प साहब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो मैं आपके अनुराग जी बात मान लेता हूं। इज ट्रम्प द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? इज नॉट। ही इज प्रेसिडेंट फॉर अनदर 3.5 years। प्रेसिडेंट इस बात का क्या इंस्टीट्यूशन वहां पे नहीं है? हमारी रिलेशनशिप क्या इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है? हमारी कंपनियों की रिलेशनशिप क्या इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है? तो प्रश्न ये होता है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये विक्टिम कार्ड यहां तो कोई खेल नहीं रहा। दिल्ली में अगर कोई आपको दिख रहा है विक्टिम कार्ड खोलना, तो कृपया करके उनका नंबर या एड्रेस मुझे भी दे दीजिए। दूसरी बात, आपने जिसकी बात करी, प्रश्न ये है कि भारत जब बातचीत हो रही है, डेलीगेशन यहां पे आ रहा है, आपने कल भी ट्वीट कर दिया, आज आपने फिर ट्वीट कर दिया। आपका ये कहना है वो ट्वीट से वहां की फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं, ट्वीट से ट्रेड पॉलिसी चलाते हैं, ट्वीट से सब कुछ चलता है। तो भैया फिर ये बंद कर दीजिए विदेश मंत्रालय, वहां पे जो ये पेंटागन वगैरह सब बना रखे हैं आपने। हमें भी समझ है। हमारा ये कहना है कि हम विकासशील अर्थव्यवस्था, अब विकसित हैं। हम मानते हैं हम अमेरिका नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हमारी एक तरफ जो आपका एशिया को लेकर नजरिया है, इंडो पैसिफिक को लेकर नजरिया है, चाइना को लेकर नजरिया है, आपकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी वो भारत से तालमेल करना चाहती है, मिलके करना चाहती है। वो नहीं चाहते कि एशिया जो है वो पूरा जाके जो वो बस चाइना यहाँ का दादा बन जाए या हेजिमोन हो जाए। तमाम बातें बारीकियां हैं। हाँ, तो सुनिए, एक मिनट सुनिए, आपने मुझे बहुत देर बाद आप मेरे पास बहुत देर से आए हैं, तो कृपया मुझे एक आधा सेकंड तो बोलने दीजिए। नहीं, आप बहुत देर में आए, मुझे भी समय दीजिए, मुझे भी जियो पॉलिटिक्स आती है, तो आपने मौका दिया। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो भी चीजें हैं, हमारा ये नजरिया है, उनका वो नजरिया है।
हमारे डेलीगेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो बात करें ट्वीट से। ट्वीट का जवाब ट्वीट हो ये नहीं होगा। हमने बहुत ही मैच्योर वक्तव्य रात को सरकार ने दिया, बहुत समय के बाद, और वो भी तथ्यों के साथ दिया। तो उसको लेके इतना प्रोवोकेशन दिखाने की जरूरत नहीं। मैच्योर कंट्री अमेरिका है, मैच्योर भारत है। लेट डिप्लोमेट्स हैंडल दीज थिंग। ये ट्वीट वगैरह जो ट्वीट वॉर चल रही है, इससे थोड़ा सा जो है माहौल जो है वो नेगेटिव होता है। अनुराग सिंह साहब कुछ जवाब देना चाहते तनेजा जी को? आप म्यूट पे हैं शायद। नहीं सॉरी लक्ष्मण जी, मैं रिस्पेक्ट करता हूं धनेजा जी के व्यूज को और काफी समय से मैं इनको सुनता भी आता हूं, राइट। तो मेरा वही कहना है कि इंडिया इज स्ट्रांग एनफ टू मूव ऑन फ्रॉम दिस, राइट। इससे मूव ऑन कीजिए। ये इतना बड़ा नुकसान इंडिया को भी नहीं है, और इसको मामले को थोड़ा सा ठंडा करके इसको देखिए। अगेन आप समझते हैं कि प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं, तो ही विल नॉट सी कि ये ज्वाइंट सेक्रेटरी से आया तो मेरा भी ज्वाइंट सेक्रेटरी आंसर देगा, वो उसको नहीं करते हैं। तो उन चीजों से बचें और आगे बढ़ें कॉन्फिडेंटली, नोइंग दैट ये चॉइस है इंडिया की। आप एक बार कॉन्फिडेंट चॉइस ले लेता है एक कंट्री, तो उसको फिर आगे बढ़ जाता है। देखिए एक लक्ष्मण जी जो कहावत है ना कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, राइट, कि जो जीतता है वो इतिहास लिखता है। डिप्लोमेसी भी कुछ हद तक ना एक लेवरेज का खेल है। चाइना के पास में अब ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई भी सप्लाई चेन में अगर डीप में जाके देखते हैं तो पता लगता है कि रेयर अर्थ का 60-70% रिफाइनिंग चाइना के पास है। वो क्रूशियल मैग्नेट जो मोटर्स में जाते हैं उसका 80% सप्लाई चाइना के पास है। अगर एक देश ने वो विजनरी दिमाग लगा के कैपेसिटी अपने आप बनाई है तो वो उसका फायदा लेगा। चाइना के पास एक लेवरेज जो है वो आज इंडिया के पास नहीं है। कोई बात नहीं, कभी फ्यूचर में आ जाएगी। उसके बारे उस रास्ते पे बढ़े, प्लान करें। लेकिन डिप्लोमेसी फेयर गेम भी नहीं होता हमेशा। तो ये हम सोचें कि हमेशा फेयर गेम नहीं रहा है। देखिए, तो इट्स अ मैटर ऑफ हु हैज द लेवरेज, दैट्स इट। बट इंडिया इज स्ट्रांग एनफ टू मूव ऑन फ्रॉम देयर। मैं उसको चाहता हूं कि हम भी मूव ऑन करें, आगे निकलें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब दरअसल दो सवाल है। एक तो कि जो ट्रेड डील के चक्कर में जिस तरीके से ट्रंप का व्यवहार रहा है, क्या वो भारत अमेरिका के रिश्ते पर असर डालेगा? और दूसरा सवाल कि क्या कोई ऐसी गुंजाइश बनती है क्या कि भारत अमेरिका को थोड़े से खुश करने के लिए रशिया से तेल खरीदना थोड़ा सा कम कर दे, या फिर निर्भरता थोड़ा सा कम करे, यूएस के साथ भी ज़्यादा खरीदारी करे? ये दोनों सवालों को लेकर तनेजा साहब, एक सवाल आपसे संक्षिप्त में पूछूं कि अभी जिस तरीके के बयान ट्रंप के आए हैं, टैरिफ की चेतावनी दी गई है और भारत का जो जवाबी कह सकते हैं जवाब आया है, कड़ा जवाब आया है, इसके बाद आपको लगता है कोई गुंजाइश बचती है क्या कि ट्रंप के एडिशनल टैरिफ से बचने के लिए भारत रशिया के साथ तेल खरीदना बंद ना करे, कम से कम थोड़ा बहुत कम कर दे ताकि उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाए? नहीं, देखिए, भारत जो तेल खरीदता है, हम भारत बोल देते हैं, दरअसल वो कोई सरकार तो खरीदती नहीं है। हमारे यहाँ की प्राइवेट सेक्टर रिफाइनर्स हैं, पब्लिक सेक्टर रिफाइनर्स हैं। दरअसल शुरुआत उन्होंने करी थी। सरकार ने थोड़ी ना कहा था यूक्रेन क्राइसिस हो गई है तो आप जाके वहां से तेल लेना शुरू कर दीजिए, ज्यादा लीजिए। अच्छा दाम वो देने लगे और बहुत अच्छा डिस्काउंट वो देते थे। ऐसा नहीं है कि ये अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक डिसीजन था। ऐसा नहीं कि रूस से बड़ी मोहब्बत है और अमेरिका से कम मोहब्बत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो, हम बहुत बड़े, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हम ऑयल के कंज्यूमर हैं। 55 लाख बैरल प्रतिदिन कंज्यूम करते हैं। रशिया अभी तक हमको अच्छे दाम पे देता है, आ रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। कल को रशिया डिस्काउंट देना बंद कर दे, जो डिस्काउंट देगा वहां चले जाएंगे। अगर ट्रंप साहब जो बड़े ताकतवर वही राष्ट्रपति हैं, वो अमेरिका की कंपनियां एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन वगैरह, ऑक्सीडेंटल, उनको बोले जिस दाम पर रूस भारत को तेल देता आप देना शुरू कर दीजिए। नहीं लेंगे रूस से, सारा अमेरिका से ले लेंगे, फर्क क्या पड़ता है? इकोनॉमिक्स चाहिए, कमर्शियल डिसीजन होता है। और जो डिस्काउंट दे रहा है उससे कमर्शियल डिसीजन देगा, उससे लेंगे। और उन्होंने कल उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने एक ऑयल की डील करी है और जो वो समय आएगा कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने लगेगा तेल और भारत को भी कर सकता है। किसने वो डील साइन करी? किस कंपनी ने साइन? अमेरिका में तो सरकारी तेल कंपनी है नहीं। तो उसमें तथ्य जो था, हकीकत यह है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ वो हॉट एयर थी। बताइए ना किस कंपनी ने डील साइन करी है पाकिस्तान से?
ठीक है, तो ये एक फैक्ट है और बिल्कुल तनेजा साहब ने सही कहा कि कमर्शियल डिसीजन होता है और जहां सस्ता मिलेगा वहां से तेल खरीदे जाएंगे। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, थोड़ा सा इस मुद्दे से आगे बढ़ते हैं कि ट्रंप डील को लेकर जो बातें कर रहे हैं वहां तक तो बात ठीक रहती है, लेकिन जिस तरीके से उनका व्यवहार है, जिस तरीके के शब्दों का चयन है, जो अभी तनेजा साहब कह भी रहे थे, डेड इकॉनमी जैसी बातें कर लेना, पाकिस्तान को अपने पास लेकर बैठा लेना, तो ये सारी बातें आपको लगता है कि ये सिर्फ डील तक सीमित होकर के नहीं रहेगी? ये भारत यूएस के बीच जो रिश्ता रहा है पिछले 25 साल का, उसमें कहीं ना कहीं खटास आ सकती है, इसका खतरा भी आपको दिख रहा है क्या? देखिए, साफ बात है, अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, नवाकार में और शोध में सबसे आगे है। उसके चलते यदि वहां के राजनीति में, वहां की विदेश नीति में यदि उथल पुथल आती है तो उसका नकारात्मक प्रभाव केवल अमेरिकी नागरिकों तक सीमित नहीं रहता, पूरे विश्व पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब जिस तरह से बातें करते हैं कि बहुत बड़े भंडार मिले हैं उनको तेल के पाकिस्तान में, चीन वहां खासकर पिछले 13-14 साल से घुसा हुआ है निवेश करने में। वहां सीपेक को लेकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। चीन ने तो कभी नहीं कहा कि हमें वहां तेल मिलने वाला है, वो तेल के लिए म्यांमार जाता है। अभी मार्च में टर्की ने एक संधि की थी पाकिस्तान के साथ कि तेल पर कुछ शोध करेंगे, पर 9 जुलाई को जब उनके विदेश मंत्री टर्की के इस्लामाबाद आए तो उन्होंने कहा नहीं, अभी उसके बारे में सोचेंगे। तो ये अचानक कहना कि इतना बड़ा तेल का भंडार मिला है कि वो भारत को निर्यात करेंगे, जबकि आज वो 85% आयात करते हैं तेल का, तो ये अपने आप में अटपटी चीजें हैं। इस तरह के नेतृत्व का जो असर है वो दूसरे देशों पर जरूर पड़ता है। अपने देश की ही बात देखें, उनकी अपनी टीम की आप बात देखें, उनके उपराष्ट्रपति का रुझान भारत के प्रति थोड़ा अलग है। जब वो भारत में थे तभी वो फ्रेमवर्क जो इस ट्रेड डील का है उसको तैयार किया गया। ये 1 अगस्त के 2 दिन बाद वहां के विदेश सचिव मार्को रूबियो कह रहे हैं कि भारत एक खास हमारा सामरिक हिस्सेदार है। 1 अगस्त से 3 दिन पहले वहां के यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जो मिस्टर ग्रियर है वो कह रहे नहीं, 1 अगस्त से एक्सटेंशन भी हो सकती है टैरिफ की। उनकी अपनी टीम में ही तालमेल नहीं है। वहां के जो व्यापारी हैं वो उनको कोर्ट में खींच के ले जा रहे हैं कि ये जो कोशिश है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, ये जो 1978 का एक कानून है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स, उसके तहत क्या वो इस तरह से टैरिफ बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते, और ये मामला वहां की सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। तो उनके अंदर अपनी अपने नागरिकों वही उनकी बात को नकार रहे हैं और पूरा विश्व उनसे एक तरह से चिंता में है कि ये नेतृत्व कहां लेकर जाएगा अमेरिका को और विश्व को। तो चिंता तो जाहिर है कि भारत को भी है, और भारत ने संयम दिखाया। यहां तक भारत को इससे सुलझने की बात है, ये अच्छी बात है कि चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो खुद कह रहे हैं कि भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वो 6.7 या 6.4 के आसपास उसका वृद्धि दर है। आज हमारी इन्फ्लेशन पिछले 5 साल में सबसे कम है, 2.1 पर है। तो ऐसा नहीं कि भारत इस चुनौती से सुलझ नहीं पाएगा, सुलझ पाएगा। पर मैं ये कह रहा हूं जो अच्छे मौलिक मूल्यों पर आधारित रिश्ते बने थे, सामरिक सोच को साझा करके रिश्ते बने थे, उनमें बदलाव आएगा। उनमें जो है व्यवहारिक और व्यवसायिक एक तौर तरीका बनेगा जो ट्रंप का तरीका है। उससे जाहिर है कि देश अपने दूसरे विकल्प ढूंढेंगे, भारत भी विकल्प ढूंढेगा और पूरा विश्व आप देखें विकल्प ढूंढ ही रहा है। तो ये जो पारंपरिक तरीके सदी से हमने देखा कि धीरे धीरे दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व बना रहा, उसके नीचे जो ढांचे थे, जो समझ थी, जो तौर तरीके थे, उनको नकार कर यदि अपने घर में बैठकर वो कुछ करना चाहते हैं, विश्व को छोड़ देना चाहते हैं, तो उनको भी उसका नकारात्मक असर झेलना पड़ेगा, ना कि उनके दोस्तों को, उनके जो प्रतिस्पर्धा में दूसरे देश हैं उनको। पर ये अटपटी बातें और तरीके जो इनके हैं वो जाहिर है कि वो परेशान करते हैं दूसरे देशों को, और वो कोशिश करते हैं कि उन पर प्रभाव लाकर अपनी बनाया जाए। बिल्कुल, अटपटी बातें और बेतुकी बातें लोगों को परेशान करते हैं। जाहिर तौर पे डिप्लोमेसी में इस तरह से बातें होती नहीं है। आरती टिक्कू सिंह, इसको आप आगे किस तरह से जाता हुआ देख रही हैं, डील से अगर आगे की बात करें तो? देखिए लक्ष्मण, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा और रिग्रेटेबल होगा अगर इंडिया और यूएस की रिलेशंस यहाँ से डिटीरिएट होती है, और जिस तरह के बयानबाजी हो भी रही है
डिप्लोमेटिकली मुझे लगता है बहुत ही एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। यूएस एक बहुत सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया के लिए। मुझे नहीं लगता हमें शॉर्ट टर्म में या गुस्से में आकर ये ऐसे कि रिलेशनशिप और डाटा, मुझे लगता है कि एफर्ट्स लगाने चाहिए कि अगर कोई इश्यूज है जो अभी, जैसा कि मैं लगातार बोल रही हूँ, पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकती, बहुत सारी चीजें होती है जो नहीं मालूम होती है, वो मुझे लगता है कि एड्रेस होनी चाहिए और इंडिया यूएस रिलेशनशिप को इसको नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये कहूंगी कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत वाइटल है इंडिया के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। रशिया हमारा हिस्टोरिकली एक रिलायबल एलाय रहा है। वो जब से इंडिया इंडिपेंडेंस मिली वो हमारे साथ रहा, हर युद्ध में, हर सिचुएशन में रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है। तो उनको भी मुझे लगता है, इनफैक्ट इस खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो गवर्नमेंट जब आई, इन लोगों का यूएस सेंट्रिक अप्रोच इतना ज्यादा था कि जब तक एलएसी पे सिचुएशन क्राइसिस नहीं खड़ी हुई चाइना के साथ, तब तक रशिया के साथ जो हमारा रिलेशनशिप था वो डाउनहिल जा रहा था। और इनफैक्ट जो हमारी रिलायंस उनके वेपन्स पे थी, आर्म्स पे थी, उसमें भी हम लोगों ने रिडक्शन लाया था क्योंकि हम अमेरिका को खुश करना चाहते थे। मुझे लगता है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ ये कहूंगी कि जरूरी है, लेकिन अमेरिका के साथ रिलेशनशिप जो है वो हालांकि बीच बीच आपकी आवाज चली जा रही है क्योंकि नेटवर्क का कुछ इशू है यहाँ पे। लेकिन आपने सही कहा, हालांकि आपको याद होगा तो जब राष्ट्रपति बने थे दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद ही ये डील वगैरह की बातचीत होने से पहले ही भारत ने जब बजट पेश किया था तो कई सारे ड्यूटी वगैरह घटाया था, जो इंडिकेशन था कि हम अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते यहाँ पे बने रहना देना चाहते हैं। छोटा सा कमेंट मैं लूँगा अनुराग सिंह साहब आपसे कि इस नए माहौल में अब ट्रंप साहब ने कहा कि 24 घंटे के भीतर फिर से हम ड्यूटी लगाने वाले, एडिशनल ड्यूटी लगाने वाले, इसको इन्वेस्टर कैसे देख रहा है और कैसे लेना चाहिए इसको? लक्ष्मण जी, मैं बहुत ही अच्छा सवाल। मैं बस दो शब्द इसी को, कि ये मेरे दायरे में आता है, मैं इसी पर कहना चाहता था और ये सवाल पूछा आपसे। हाँ, और बहुत अच्छा। देखिए, मेरी दो टूक बात ये है, इंडिया में दो थॉट्स चल रहे हैं अभी। जो इंडिया का कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, बिजनेस वर्ल्ड है, सीईओज है, और जो एस्पिरेशनल क्लास है, वो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ना चाहती है, वो यूएस से बहुत अच्छे रिश्ते चाहती है। इंडिया के कोई यंग पर्सन को पूछिए कहाँ जॉब करना चाहेंगे तो वो रशिया और चाइना नहीं कहता, वो यूनाइटेड स्टेट्स ही कहता है, राइट? तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड चाहता है कि अच्छे रिश्ते रखिए क्योंकि फायदा अमेरिका के साथ चलने में ही है और कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ने में है, राइट? लेकिन बिकॉज ऑफ आवर हिस्ट्री, इंडिया का जो पॉलिटिकल क्लास है और जो ब्यूरोक्रेसी है, वो रशिया और चाइना के मॉडल को ज्यादा पसंद करता है। ये 70 साल तक हम ये एक इवॉल्व हो रहे हैं इस जर्नी में, लेकिन आज भी पॉलिटिकल क्लास, देखिए, वो आप बातें कर सकते हैं कि देश के हित में कर रहे हैं, ऑनेस्टली वो दे डोंट वांट टू लेट गो ऑफ द अथॉरिटी एंड द पावर दैट द सिस्टम, करंट सिस्टम गिव्स देम। हालांकि बहुत डिबेट का इशू है, ये बहुत डिबेट का इशू है जो आपने कहा है। बहुत बड़ा इशू है। शो का समय खत्म हो रहा है, चूंकि मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। नरेंद्र तनेजा साहब, भारत का रिएक्शन कल देर शाम जो आया, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया, उस बयान के बाद आपको क्या लगता है कि भारत का रुख क्या रहने वाला है आने वाले दिनों में ट्रंप के टैरिफ को लेकर के? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है कि जो भारत और अमेरिका का रिलेशनशिप है, किसी तरह का स्ट्रक्चरल डैमेज अभी तक उसको नहीं हुआ है। मुझे लगता भी नहीं कि उसमें होगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट है, कुछ और भी इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एसर्ट करेंगे। अभी क्वाड समिट भारत में होना है और उसमें जो अमेरिकी राष्ट्रपति उनको आना है सितंबर के आखिर में। बड़ी जल्दी पता लग जाएगा, अगर उसकी तैयारी शुरू होती है और क्वाड समिट में ट्रंप साहब दिल्ली आ रहे हैं मेहमान बन के भारत के, तो उस समय से पहले माहौल को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा और मुझे लगता है एक संबंधों में गर्माहट लानी पड़ेगी। अभी तक की जो खबरें हैं कि क्वाड समिट होगा
और अमेरिकी राष्ट्रपति भी आएंगे, जापान के प्रधानमंत्री भी, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। अगर ऐसा होता है तो आने वाले कुछ 1-2 हफ्ते में आप देखेंगे गर्माहट जो है अमेरिका और भारत के बीच में वापस आएगी। अभी तक रेटोरिक चल रहा है, लेकिन कोई स्ट्रक्चर डैमेज मुझे होता नजर नहीं आता। ये स्ट्रक्चर डैमेज ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि सबके हित में रहता है ऐसी चीज़ें। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिबेट आप लोगों के साथ हुआ, और आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, अपने कीमती समय निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।